गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना है लेसन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में देखिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन सैयद वंश ने जिस तरह से शुरू किया, बताया जाता है कि तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिजर खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और खिजर खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। एक प्रश्न बनता है यहाँ, खिजर खां की जहाँ सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो एक नंबर का प्रश्न बनता है, खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिजर खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 में 21 से 1434 तक शासन रहा उसका, इसने भी सर्वशाह की उपाधि धारण की थी। इनके बाद में लोधी वंश आया। लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। बताया जाता है कि अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह सर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया और 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंधन में राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि का नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया, जो नाप तोल की प्रमुख दिया गया है, जिससे भूमि की नाप की जा सकती थी। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से भी चलता है। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को भी अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां भी था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा। तो ये बताया जाता है कि जहां बहलोल लोदी के बाद में उसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा, 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध भी हुआ था और जिसका लोदियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रसिद्ध युद्धों के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें बताया जाता है प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतरी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर सुल्तानों ने जो शासन किया। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस सल्तनत कालीन प्रशासन कैसे चलता था, किस प्रकार इन्होंने अपने प्रांतों में राज्यों को बांट रखा था, जिसका विस्तार से देखिए। एक प्रमुख पद होता था कि सल्तनत काल में राजा को सुल्तान कहा जाता था। तो मुख्य बिंदु पहला आ जाता है कि सुल्तान क्या करता था। जो राजा बना हुआ रहता था, राजा को उस समय सुल्तान के नाम से ही जाना जाता था। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतः प्रधान, न्यायाधीश, राजनीति एवं महजब दोनों क्षेत्रों के अधिपति होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि उलेमा वर्ग, जो उलेमा वर्ग बताया जाता है, जो इस्लाम धर्म के कानूनों के बारे में महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस्लाम धर्म के कानून होते थे उनको ही उलेमा कहा जाता है। तो उलेमा की राय मानते थे कि उलेमा की राय ही सुल्तान मानता था। अमीर, एक समाज में अमीर लोगों का एक वर्ग था। तो अमीर लोगों के बारे में विस्तार से बताया है कि सुल्तान जो राजा बनता था, वो सुल्तान शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा है। अमीर वर्गों का प्रभाव ज्यादा था सुल्तान पर। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क और गैर तुर्क थे। और इल्तुमिश के काल में 40 अमीरों का एक समूह चहलगानी कहलाता था। तो अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर रहता था। शासन की योग्यता अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव
कम ज्यादा होता रहा है, कि जो अमीर लोग रहते थे वो दरबार में बैठते थे, उनका प्रभाव कभी ज्यादा होता था और कभी कम होता था। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक विशेष संस्था होती थी जो सुल्तान के अधीन होती थी। मजलिस एक खलवंत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रिसाल, इसके 4 स्तंभ थे जो इस केंद्रीय शासन संस्था को चलाते थे। वजीर का कार्यालय दीवाने ए विराजत कहलाता था। इसे वित्त विभाग भी कहा जाता था। तो वजीर के अधीन ही वित्त विभाग होता था। जैसे आज अपने वित्त मंत्री के पास वित्त बजट पारित करने का अधिकार होता है, वैसे उस समय वित्त पारित करने का, बजट पारित करने का काम वजीर के कार्यालय में होता था, जिसे दीवाने विजारत कहा जाता था। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक, खजीन, खजांची, मजमदार, हिसाब संग्रहता इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जिसमें देखिए दिल्ली सल्तनत में फिर जलालुद्दीन खिलजी जैसे शासन किया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ एवं अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्कराज विभाग की भी स्थापना की थी। ये भी वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर कोही की स्थापना भी की थी। दीवाने इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व, दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजार ये न्याय का बड़ा एक अधिकारी होता था जो न्याय करता था, जिसको काजी उल कुजात कहा जाता था दिल्ली सल्तनत। फिर एक बरीद मुमालिक होता था जो सूचना विभाग का लीडर होता था। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे जिनको अलग अलग उपाधियां प्राप्त दी गई थी, जैसे वकीर दरबारक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस और सरे जहांदार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है कि सल्तनत काल का जो सैन्य धर्म था, सैनिकों को महत्व दिया जाता था और राजा के शासन में सहयोग करते थे। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। जब एक सुल्तान दूसरे सुल्तान जीत जाता था तो युद्ध सामग्री में जो भी लड़ने की सामग्री थी उसको लूट करके ले जाते थे दूसरे सैनिक, तो उसको खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अंततः 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही है। तो ये बताया है कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो दिल्ली के सुल्तान बनते रहे थे उनकी सैनिकों की संख्या कम भी हो जाती थी, तो सैनिकों की संख्या को सुल्तान बढ़ा भी लेते थे, तो सैनिक शक्ति घटती बढ़ती बताई गई है। अब दूसरा बिंदु पढ़ेंगे हम, दिल्ली जो हमारा दिल्ली केंद्र था, दिल्ली पर भी मुगलों का राज हो गया। तो देखिए मुगल कालीन भारत ये 1526 से शुरू होता है, जिसमें मुगलों का राज बताया गया है। 1858 ईस्वी तक मुगलों ने ही शासन स्थापित किया था, जिनमें पहला था बाबर। तो देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज भी था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंशज से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है बच्चों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था जिसने अपने आप को बादशाह घोषित किया। बताया जाता है कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ था, जो मार्च 1527 में हुआ था। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा।
एवं जिहाद का नारा दिया। तुलगमा पद्धति कहा गया छल और कपट से, जो किसी प्रकार से रात को भी लड़ाई की और छल और कपट से जीता। जिहाद का मतलब है कि उन्होंने इस्लाम धर्म को महत्वपूर्ण माना और इस्लाम लोगों के लिए ये कहा कि मैं इस्लाम लोगों के लिए युद्ध लड़ रहा हूं। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की भी उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मोदिनी राय को परास्त किया था। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में, जो घाघरा नदी बताई जाती है, जो नेपाल से सिक्किम होते हुए गंगा नदी में आकर के मिलती है, उस मैदान पर युद्ध हुआ था 1529 में। तो उसमें बाबर ने अफगानों को परास्त किया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। तो देखिए, बाबर के बाद में बाबर ने इच्छा के अनुसार उसे काबुल में भी दफनाया गया। बाबर की इच्छा थी जो कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो उसको बाद में काबुल ले जाया गया, अफगानिस्तान। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुज़के बाबरी भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबरनामा या तुज़के बाबरी क्या है। तो ये बाबर की वो सारी जीवन की विस्तार वर्णन तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अब्दुल रहीम खान खाना इसे बाद में फारसी में अनुदित भी किया था। इसके बाद में आता है हुमायूं, कि बाबर ने शासन स्थापित। जैसे ही बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर के बाद में हुमायूं जो है बादशाह बना। बाबर के बाद उसका पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं, शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर और मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदक खां प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की भी स्थापना की थी। तो बच्चों, ये प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि हुमायूं ने कौन से नगर की स्थापना की थी, नया शहर बसाया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था दीन पनाह। दीन यानी गरीब, गरीबों के लिए उसने एक नगर भी बसाया था। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं ने अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध भी हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। उसमें मुगल हार गए। ये भी बताया जाता है कि चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी। अपने नाम के सिक्के चलाए शेरशाह ने। शेरशाह का वास्तविक नाम बताया जाता है फरीद खां। ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है कि शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हार कर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन, ऐसा जीवन जो अपने परिवार से दूर रह कर के उसने जीवन जिया, उसको कहा जाता है निर्वासित जीवन। में भी उसे भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की थी हमीदा, तो हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी थी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को भी जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में वाली अफगान सेना को मछीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर से परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी वह दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया। ये बताया जाता है कि दीन पनाह नगर में जब वह रह रहा था और वहाँ एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर गए, जिनकी गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था।
कहते हैं कि सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु तो हो गई, लेकिन वह अपने जीवन में हमेशा अफीम का नशा करता था और अफीम के द्वारा ही वह अपनी दिनचर्या चलाता था। वह ज्योतिषी में आस्था रखता था कि जो भविष्यवाणी करते हैं पंडित, उसकी वह आस्था रखता था, उसी में उसको विश्वास था, ज्योतिषियों में। इसीलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। वेरी मोस्ट बच्चों ये लाइन कि हुमायूं ज्योतिषियों पर विश्वास रखता था, इसलिए प्रत्येक 7 दिन में, जहां सप्ताह के 7 दिन होते हैं, हर दिन वो नए कपड़े पहनता था, और वो भी 7 रंगों के। एक दिन में एक रंग का कपड़ा तो दूसरे दिन दूसरे रंग का कपड़ा पहनता था। इस प्रकार हुमायूं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। हुमायूं महान बादशाहों की श्रेणी में आता है, जिसने अपने साम्राज्य को तो मजबूत बनाया ही बनाया, उसका जीवन भी संघर्ष में बताया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज के लिए हम केवल हुमायूं के जीवन तक ही पढ़ेंगे, बाकी कल आपको सुर साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।